Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I'm going to analyze Unit 2nd. In my previous video, I have already analyzed Unit 1st. इस यूनिट में हम लोग A Tiger for Malgudi का डिटेल्ड समरी को देखेंगे. A Tiger for Malgudi is a novel by R.K. नारायण. इस नॉवल को R.K. नारायण ने लिखा है. तो सबसे पहले हम लोग R.K. नारायण के बायोग्राफी को देखेंगे, इनके बायोग्राफिकल स्केच को देखेंगे. फिर हम लोग अ टाइगर फॉर मालगुडी के डिटेल्ड समरी को स्टडी करेंगे. सो आर.के. नारायण वाज बोर्न इन 1906 इन मैड्रास एंड इनका पूरा नाम था रसीपुरन कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी. फिर इन्होंने अपने नाम को छोटा किया आर.के. नारायण स्वामी. फिर ग्राहम ग्रीन ने इनको सजेस्ट किया कि अपने नाम को और छोटा करो. फिर उन्होंने आर.के. नारायण स्वामी से आर.के. नारायण नाम को रखा. आर.के. नारायण एक इंडियन नॉवेलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है. इन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं, 2 ट्रैवल बुक्स लिखे हैं एंड एक मेमोयर भी लिखा है विच इज़ माय डेज. मेमोयर क्या होता है? मेमोयर एक नॉन फिक्शन नैरेटिव राइटिंग होती है जिसमें राइटर अपने पर्सनल और प्रेशियस मोमेंट्स को रीडर के साथ शेयर करते हैं. उसे हम लोग मेमोयर कहते हैं. आर.के. नारायण के जो फादर थे वो एक हेडमास्टर थे एंड उनके फादर कहीं ना कहीं चाहते थे कि आर.के. नारायण भी एक टीचर बने, स्कूल में टीचर बने. आर.के. नारायण ने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टीचिंग किया था बट ही फेल्ड इन दैट. आर.के. नारायण नेवर वांटेड टू बी अ टीचर. He never wanted to teach. He always wanted to read and write. He was a voracious reader since birth. Okay, तो वो हमेशा से लिखना और पढ़ना चाहते थे. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो फुल टाइम राइटिंग करेंगे. उससे पहले वो एक रिपोर्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं फॉर द न्यूज़पेपर द जस्टिस. उन्होंने न्यूज़ हंटिंग भी की है. एंड फाइनली आफ्टर मच स्ट्रगल ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स. बट अनफॉर्चुनेटली उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था. स्वामी एंड फ्रेंड्स की जो मैन्यूस्क्रिप्ट था उस मैन्यूस्क्रिप्ट को उन्होंने बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस में उन्होंने भेजा था बट सारे पब्लिशिंग हाउस ने उनको रिजेक्ट कर दिया था. बट उनकी मुलाकात होती है ग्राहम ग्रीन से. फिर ग्राहम ग्रीन ने स्वामी एंड फ्रेंड्स को पढ़ा, उनको ये वर्क बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. फिर ग्राहम ग्रीन ने हैमिस हैमिल्टन को ये रेकमेंड किया कि तुम इस नॉवल को पब्लिश करो. फिर फाइनली 1935 में ये नॉवल पब्लिश हुई. आर.के. नारायण ने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल का ट्रिलॉजी भी लिखा है एंड इस ट्रिलॉजी में 3 नॉवेल्स हैं. स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि 1935 में पब्लिश हुआ था, देन बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था एंड देन द इंग्लिश टीचर जो 1945 में पब्लिश हुआ था. ये जो वर्क है द इंग्लिश टीचर, आर.के. नारायण ने इस वर्क में अपने वाइफ राजम को डेडिकेट किया है एंड इनकी जो वाइफ थी बहुत ही अर्ली एज में इनका डेथ हो गया था. शी डाइड ऑफ टाइफॉइड इन 1939. आर.के. नारायण का अदर वर्क्स है मैन ईटर ऑफ मालगुडी, अ टाइगर फॉर मालगुडी, वेटिंग फॉर महात्मा, द डार्क रूम एंड द गाइड. जो मैन ईटर ऑफ मालगुडी है ये भस्मासुर मिथ के ऊपर बेस्ड है एंड इसका प्रोटैगनिस्ट है वासु जो मालगुडी के सिटीजन्स के लाइफ को खतरे में डाल देता है. ठीक है. एंड अ टाइगर फॉर मालगुडी जिसका समरी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ये एक एलिगोरिकल वर्क है ऑफ आर.के. नारायण. वेटिंग फॉर महात्मा इज अबाउट महात्मा गांधी एंड आर.के. नारायण, मुल्क राज आनंद, राजा राव, ऑलमोस्ट एवरी novelist was influenced by Mahatma Gandhi, his ideologies and his ideas. देन डार्क रूम लिखा उन्होंने. फिर द गाइड लिखा. ठीक है. गाइड का प्रोटैगनिस्ट है राजू. पहले वो रेलवे गाइड रहता है फिर वो एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है. एंड ये जो वर्क है गाइड, ये इनका अब तक का बहुत ही फेमस वर्क है बिकॉज इस वर्क की वजह से आर.के. नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है एंड इस नॉवल के ऊपर फिल्म भी बनी है इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. एंड इनके डायरेक्टर थे देव आनंद. Okay, so you must remember these things. So apart from novels, he also wrote 5 short story collections, 4 collections of essays, and 2 travel books and a memoir. जैसे इनका famous short story collection है मालगुडी डेज, फिर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, ग्रैंडमदर्स टेल्स. ठीक है, ये सब इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है. इन्होंने 2 ट्रैवल बुक भी लिखा है और एक मेमोयर भी लिखा है विच इज़ माई डेज.
एंड आर के नारायण को अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। इनको पहला अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वर्क द गाइड। फिर इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। देन इनको एसी बेंसन मेडल भी मिला था। इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन अवार्ड भी मिला था। फिर राज्यसभा के मेंबर के लिए भी इनको चुना गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे एंड इनकी नॉवेल्स सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड फेमस थे। एंड इनके नॉवेल्स को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है फ्रॉम हेब्रू टू जापानीज। ओके, सो दिस वाज द डिटेल्ड बायोग्राफिकल स्केच ऑफ आर के नारायण। ओके, नाउ लेट अस लुक एट आर के नारायण मालगुडी। जब भी हम लोग आर के नारायण का नाम सुनते हैं तो मालगुडी ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है। मालगुडी इज एसोसिएटेड विद आर के नारायण। अब मालगुडी क्या है? मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है एंड आर के नारायण ने इसे क्रिएट किया है। ठीक है, एक फिक्शनल टाउन है। तो आर के नारायण से एक बार रिपोर्टर ने पूछा था, ठीक है, सब कोई पूछते ही रहते हैं कि मालगुडी का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, मालगुडी का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि मैंने सोच समझ के इसका क्रिएशन नहीं किया था। एंड वो अपना पहला नॉवल जब लिख रहे थे स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, तो लिखते लिखते वो अचानक लिख पड़े द ट्रेन स्टॉप्ड एट मालगुडी। एंड तभी से ये मालगुडी को अ, एक इनएक्सट्रिकेबल पार्ट बना लिया अपने राइटिंग में। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आर के नारायण मालगुडी। अब हम लोग इस नॉवल का डिटेल्ड समरी को स्टडी करेंगे। ये जो नॉवल है, ये इस नॉवल को आर के नारायण ने लिखा था एंड इसको पब्लिश किया था 1983 में। इस नॉवल का नरेटर है एक टाइगर, उसका नाम है राजा। एंड इस नॉवल को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया है। अगर आपको नैरेटिव, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, सेकंड पर्सन नैरेटिव, थर्ड पर्सन नैरेटिव समझने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट, यू कैन चेक दैट आउट। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक दैट आउट। ओके, सो इस नॉवल के समरी को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन फॉर आर के नारायण टू राइट सच अ नॉवल। ठीक है, तो एक बार आर के नारायण नॉवल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे एंड उस न्यूज़पेपर में एक फोटोग्राफ था। उस फोटोग्राफ में एक स्वामी जी एक टाइगर के साथ जा रहे थे एंड वो टाइगर उस स्वामी जी को बहुत ही फेथफुली फॉलो कर रहा था। वो टाइगर अनलीस्ड था, यानी किसी भी प्रकार के रस्सी से वो बंधा हुआ नहीं था, किसी को वो चोट नहीं पहुंचा रहा था और किसी को डरा भी नहीं रहा था। ठीक है, तो बहुत ही अनयूजुअल सा एक दृश्य था वो। फिर एक बार आर के नारायण एक बुक मार्क में एक पिक्चर देखे थे, एक टाइगर का पिक्चर देखे थे। उसमें टाइगर बोल रहा होता है कि आई वुड लव टू गेट इन टू अ गुड बुक। सो दीज टू इंस्टेंसेस प्रॉम्प्टेड आर के नारायण टू राइट अ टाइगर फॉर मालगुडी। इसीलिए उन्होंने अ टाइगर फॉर मालगुडी लिखा। दिस वॉज द इंस्पिरेशन। एंड उन्होंने इस नॉवल में एक टाइगर, एक एनिमल को प्रोटैगनिस्ट के रूप में चुना। अब ये जो नॉवल है, दिस नॉवल इज अबाउट राजा। ठीक है, एंड आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अबाउट द रेमिनिसेंस ऑफ राजा। रेमिनिसेंस का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग प्रेजेंट में रह के पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट के मोमेंट्स को याद करते हैं, दैट इज रेमिनिसेंस। तो राजा इस पॉइंट में बूढ़ा हो चुका है और एक वो जू में बंद है। ठीक है, एंड उसके आसपास लोग जा रहे हैं, लेकिन राजा को सभी लोग उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो लोग बाकी एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे राजा कहता है कि मैं बाकी एनिमल से अलग हूँ, बिकॉज आई पोजेस अ सोल। ठीक है, मैं एक सोल पोजेस करता हूँ एंड मैं ह्यूमंस की तरह सोच सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, बस बोल नहीं सकता हूँ। अब यहीं से राजा अपने स्टोरी को नरेट करता है एंड वो कहता है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी मदर के साथ मेम्फी रेंज हिल्स में रहता था। जब तक वो अपनी मदर के साथ था, वो एक बहुत ही केयर फ्री लाइफ को स्पेंड करता है, अपने आइडलिक डेज को एंजॉय करता है। लेकिन जैसे ही उसकी मदर की डेथ हो जाती है, तब लाइफ उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज़ उसको अपने केव से बाहर निकलना होता है और अपने लिए शिकार करना होता है। एंड इसी दौरान जितने भी जंगल में बड़े एनिमल्स थे, वो टाइगर को बुली भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा छोटा था।
एंड जैसे जैसे समय बीतता है टाइगर बड़ा होता है एंड ही बिकेम स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बनता है एंड जंगल में जितने भी एनिमल्स थे वो टाइगर से डरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो टाइगर से नहीं डरते हैं, जैसे कि मंकी, बिकॉज मंकी हैज़ द फैकल्टी टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज, और टाइगर ट्री में नहीं चढ़ सकता है। अब टाइगर ये भी कहता है कि मुझे दो एनिमल से सख्त नफरत है, एक आउल से और एक ल्यूपर्ड से। ल्यूपर्ड से क्यों? क्योंकि वो टाइगर के स्ट्राइप्स का हमेशा मजाक उड़ाता है। ठीक है। एक बार क्या होता है कि जो राजा होता है, जो टाइगर होता है, वो शिकार करने के लिए जाता है एंड ही एनकाउंटर्स विद अ टाइग्रेस। टाइग्रेस के साथ उसका एनकाउंटर होता है, बहुत ही फियर्सफुल फाइट होता है। एंड वहीं पे मौजूद एक जैकल था। तो वो जैकल इन दोनों को एडवाइस करता है कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, तुम दोनों को तो दोस्त बन जाना चाहिए। फिर वो लोग जैकल का बात मान लेते हैं एंड दे टू बिकम फ्रेंड्स। ठीक है, वो लोग दोस्त बन जाते हैं एंड कुछ समय बाद वो लोग 4 बच्चे को भी जन्म देते हैं। ठीक है, तो उनकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। उसके बाद एक बार टाइग्रेस मेम्फी हिल्स के नीचे जाती है एंड उसके 4 बच्चे भी उसे फॉलो करके उसकी मदर के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है शूटिंग का एंड राजा को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है एंड वो उस स्पॉट में पहुंचता है एंड वो ये देखता है कि हिज फैमिली हैज़ बिन किल्ड बाय विलेज हंटर्स। उसकी फैमिली को मार दिया गया है। कुछ हंटर्स आए थे, उन्होंने टाइग्रेस को और उनके 4 बच्चों को मार दिया है। अब ये जो मोमेंट था ये राजा के लिए बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था एंड दिस शैटर्ड, कंप्लीटली शैटर्ड राजा। एंड राजा को उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो बदला लेने की सोचता है। ठीक है, वो अपने आप को उस टाइम पे कंट्रोल करता है एंड वो सोचता है कि आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम द विलेज हंटर्स। एंड वो क्या करता है कि हर रात वो विलेजर्स के हैबिटेशन में जाता है एंड उनके भेड़ बकरियों का शिकार करता है। अब वो धीरे धीरे ये रियलाइज करता है कि यहाँ पे शिकार करना ज़्यादा आसान है, जंगल में तो ढूंढना पड़ता है, फिर लड़ाई करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे शिकार करना ज़्यादा आसान है। अब धीरे धीरे विलेजर्स को भी पता चल जाता है कि हमारे हैबिटेशन में टाइगर घुसता है। अब विलेजर्स भी क्या करते हैं, एक स्टॉकेड बनाते हैं टाइगर के लिए, ताकि वो लोग टाइगर को पकड़ सके। एक बार तो राजा हैड अ नैरो एस्केप, वो बाल बाल बच गया। फिर विलेजर्स कलेक्टर्स ऑफिस जाते हैं एंड रिपोर्ट फाइल करते हैं कि हमारे हैबिटेशन में टाइगर घुस रहा है। अब इतने में ही एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है विच इज दी कैप्टन। अब कैप्टन कौन है? कैप्टन एक मालगुड़ी का रहने वाला एक इंसान है एंड वो स्ट्रीट शो करता था, छोटा मोटा शो किया करता था। उसके पास एक येलो मंकी था और एक पैरट था। फिर वो पुणे जाता है एंड दादाजी से मिलता है। दादाजी कौन थे? ये दादाजी ग्रैंड सर्कस के ओनर थे एंड ये उनके पास जाता है एंड काफ़ी सालों तक उनके सर्कस में ये काम करता है, रहता है। दादाजी उसको पॉकेट मनी भी देते थे और रहने खाने का सुविधा भी उसको देते थे। फिर कैप्टन बहुत ही रिलीजियसली अपने काम को करता था एंड वो दादाजी का फेवरेट बन गया। अब जब दादाजी का डेथ हो गया तो उन्होंने अपना सर्कस कैप्टन के नाम कर दिया। फिर कैप्टन ने अपना सर्कस मालगुड़ी में लगाया एंड उस सर्कस का नाम दिया द ग्रैंड मालगुड़ी सर्कस। अब कैप्टन को सुनने में आता है कि मालगुड़ी में अब एक टाइगर है। अब कैप्टन उस टाइगर को पकड़ना चाहता है ताकि वो अपने सर्कस में लेके आ सके। अब कैप्टन उस विलेजर्स से मिलता है एंड उनको प्रॉमिस करता है कि वो उन लोगों की मदद करेगा टाइगर को पकड़ने में। अब कैप्टन यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड को ब्राइब भी करता है, घूस भी खिलाता है एंड एक बड़ा सा आयरन केज लेके आता है जंगल में एंड आयरन केज के अंदर एक बकरी को रखता है। अब जैसे ही राजा उस बकरी को देखता है ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ और वो कैप्टन के जाल में फंस जाता है। अब जैसे ही वो आयरन केज में फंस जाता है उसको फिर जू में लेके आया जाता है। अब जैसे ही वो जू में आता है तो कैप्टन उससे बहुत ही क्रूअली पेश आते हैं, बहुत क्रूअली ट्रीट करते हैं। पहले तो राजा को बहुत दिनों तक भूखा रखा गया ताकि राजा कमज़ोर हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए एंड वो वही सब करे जो कैप्टन उसे करवाना चाहते हैं। अब क्या होता है कि राजा का ट्रेनिंग शुरू होता है। अब कैप्टन राजा को ट्रेन करता है फॉर दी सर्कस। अब जब भी राजा को वो ट्रेन करता था तो कैप्टन अपने साथ दो चीज़ों को रखता था, एक हंटर को रखता था और एक चेयर को रखता था अपनी प्रोटेक्शन के लिए और एज अ शील्ड। अब राजा की तो ट्रेनिंग शुरू थी।
अब इसके बाद कैप्टन ने क्या किया, पूरे मालगुड़ी में एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि सर्कस में एक नया टाइगर आया है और उसका शो होगा। अब सभी बहुत ही एक्साइटेड थे। अब पूरा मालगुड़ी टाइगर से फेमस हो गया, वो सर्कस राजा से फेमस हो गया, ठीक है। सो दैट सर्कस बिकेम फेमस फॉर दैट टाइगर। सभी शो देखने के लिए आए थे। एंड उस शो में एक फिल्म प्रोड्यूसर, एक फिल्म डायरेक्टर भी मौजूद था जिसका नाम था मधुसूदन। वो अपने आप को मदन भी बोलता था। वो टाइगर को देखता है एंड वो फिर कैप्टन से जाके बात करता है कि मुझे इस टाइगर के साथ एक फ़िल्म बनानी है और मैं आपको बहुत सारे पैसे दूँगा इसके लिए। अब ये सब सुन के, देख के कैप्टन भी पैसों के लालच में अंधा हो जाता है एंड वो रेडी हो जाता है कि हाँ, टाइगर के साथ आप फ़िल्म बना सकते हो, ठीक है। फिर मदन बोलता है कि टाइगर को फिर आपको उस लोकेशन पे लेके आना होगा जहाँ पे हमारी फ़िल्म की शूटिंग होगी। फिर कैप्टन उसको वहाँ पे लेके जाता है, राजा को वहाँ पे लेके जाता है एंड उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है। अब कैप्टन इतना ज़्यादा पैसों के लिए अंधा हो गया था कि ट्रेनिंग के लिए पहले तो वो एक हंटर और चेयर लेके आता था। अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले, इलेक्ट्रॉनिक शॉक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के समय राजा कुछ कुछ स्टंट नहीं कर पा रहा था, तो कैप्टन उस डिवाइस से उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देता है। ऐसा वो 2 बार करता है। फिर जो राजा है वो अपनी पैरों को उठा के उस गैजेट को कैप्टन के हाथ से फेंक देना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैप्टन को मार देता है। अब इतना सब होने के बाद वहाँ पे पूरा कियोस्क हो गया था, ठीक है। उसके बाद सभी डर गए थे एंड राजा फिर उस स्पॉट से निकल के भाग जाता है एंड मालगुडी में आता है और एक स्कूल में पनाह लेता है। अब जैसे ही वो मालगुडी टाउन में घूमता है तो सभी एकदम चौंक गए थे, सभी डर गए थे, ठीक है। फिर वो एक स्कूल में जाता है और हेड मास्टर्स के ऑफिस में वो आराम करता है, वहाँ पे जाके वो सो जाता है। सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, तो सभी ने क्या किया, अल्फोंसे नाम के एक हंटर को बुलाया टाइगर को मारने के लिए। अब जो अल्फोंसे था, जो हंटर था, वो भी डरा हुआ था उस टाइगर से, ठीक है। उसको भी डर लग रहा था टाइगर को मारने के लिए। अब क्या होता है, उसी भीड़ में एक साधु निकल के आता है और इस नॉवल में हम उन्हें मास्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो सामने आता है एंड वो सेव टाइगर कमिटी को फ़ोन करता है। वो कहता है कि यू कैन नॉट किल द टाइगर बिकॉज़ ये टाइगर किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया है। ओके। सो लोग वो मास्टर जी क्या करते हैं, सेव टाइगर कमिटी को फ़ोन करते हैं एंड उसके बाद मास्टर जी सबसे बात करते हैं एंड वो टाइगर से भी बात करता है और टाइगर को अपने साथ लेके जाता है। अब यहाँ पे मास्टर जी टाइगर को लेके जाते हैं। मास्टर जी टाइगर को मेम्फी हिल्स में लेके जाते हैं एंड जैसे ही वो टाउन से क्रॉस करते हैं, बहुत सारा विलेजेस से क्रॉस करते हैं, तो सभी ऑस्ट्रक होते हैं, सभी डम स्ट्रक होते हैं, सभी चौंक जाते हैं इस नज़ारे को देखते हुए। एंड मास्टर ये भी कहते हैं कि एवरी टाउन एंड विलेज मस्ट हैव अ टाइगर टू मेंटेन डिसिप्लिन। मतलब हर एक टाउन को, हर एक विलेज को एक टाइगर चाहिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जब मास्टर और टाइगर जा रहे होते हैं तो एक बार वो देखते हैं कि 2 लोग एक ब्लडी फाइट में एंगेज थे, यानी कि लड़ाई कर रहे थे एंड जैसे ही वो टाइगर को देखते हैं वो लोग दूर हट जाते हैं, वो लोग शांत हो जाते हैं। तब मास्टर कहते हैं कि एवरी टाउन एंड विलेज मस्ट हैव अ टाइगर टू मेंटेन डिसिप्लिन। इसके बाद मास्टर और टाइगर मेम्फी हिल्स में चले जाते हैं और अपना लास्ट स्टेज वहीं पे स्पेंड करते हैं। एंड ये जो एपिसोड है टाइगर के लाइफ का, ये इस एपिसोड में क्या होता है कि टाइगर ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को, अपने सोल को ट्रांसफॉर्म करता है। सो हिज सोल इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड नाउ ही कैन थिंक, एनालाइज, जज एंड रिमेंबर लाइक ह्यूमंस, ओनली लैकिंग द फैकल्टी ऑफ स्पीच। वो ह्यूमंस की तरह सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, जजमेंट पास कर सकता है, याद रख सकता है चीज़ों को, लेकिन वो ह्यूमंस की तरह बोल नहीं सकता है। अब इसी दौरान क्या होता था कि मास्टर भगवत गीता के श्लोक भी सुनाया करते थे उस टाइगर को। एंड जैसे ही समय बीतता है तो टाइगर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, अब वो अपना शिकार नहीं कर पाता है। तो फिर मास्टर क्या करता है, जू मैनेजर को फ़ोन करता है एंड टाइगर से कहता है कि तुम अपना जो अंतिम जीवन है वो तुम जू में बिताओ और हमारा जो मिलन है वो होगा, ठीक है। अगले अगले जीवन में हम लोग फिर से मिलेंगे और हमारा जो सोल है दे विल मीट
certainly. Okay, so Raja becomes old and the master calls the zoo manager and asks Raja to go with them. फिर वो अपना लास्ट वाला जो लाइफ है वो जू में स्पेंड करता है. So this was the entire story, entire summary of A Tiger for Malgudi. I hope you understood this, and if you really have understood, then please give it a like and do subscribe to my channel.